आज हम लोग जो है अपना पहला जो है 12th क्लास का लेक्चर यूट्यूब पे जो है डालेंगे। तो आज हम लोग जो है यूट्यूब पर पहला लेक्चर यहाँ बनाएंगे। जो 12th क्लास का पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग जो है पहला लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं वे लोग जो है यूट्यूब से लेक्चर को देख लेंगे। ये लेक्चर आपको जो है यूट्यूब पे पर डे डलाएगा। जो आपका ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाई होगा उसी का लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अपना पहला क्लास जो क्लास 12th का, ये हम लोग जो है क्लास 12th का लेक्चर बना रहे हैं। तो चलिए देखिए क्लास 12। देखिए सबसे पहला नंबर चीज़ कि अब आप लोग जो है 12th क्लास में जब आ चुके हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 12th क्लास में कितने नंबर के क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो है क्लास 12th में फिजिक्स का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी ये 100 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है, जिसमें से जो है हमें 30 मार्क्स यानी 30 मार्क्स जो हम लोग का होता है ये आता है प्रैक्टिकल से, ये प्रैक्टिकल से आता है। उसके बाद हम लोग को जो है 2 मार्क्स वाला हमसे क्वेश्चन देता है 20, यानी 2 मार्क्स वाला जो है 20 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, जिसमें से आपको बनाना है बस 10 क्वेश्चन को। यानी बनाना कितना है, मात्र 10 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। और चूंकि एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है इसलिए इस पर टोटल मार्क्स जो है आपका है वो हो जाएगा 20 मार्क्स। यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितना, 20 क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। आपको बनाना कितना है, 10 क्वेश्चन बनाना है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आइए 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसका क्वेश्चन होता है 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कितना पूछेगा, 6 क्वेश्चन पूछेगा। आपको बनाना कितना है, तो आपको बनाना होगा मात्र 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन चूँकि आपको 5 नंबर का है तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा, ये 5 नंबर वाला। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन पूछता है। 1 मार्क वाला आपको क्वेश्चन पूछेगा 70 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यानी जो सबसे ऊपर में जो हम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये पूछेगा मतलब क्वेश्चन पेपर में आएगा। इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, बनाना है बस जो नीचे लिख रहे हैं इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेकिन आपको बनाना कितना होगा, तो बनाना है मात्र आपको जो है 35 क्वेश्चन, और इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको 35, चूँकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। अब इसमें टोटल आपको कितने मार्क्स हो गए, तो आप इसको प्लस इसको आप प्लस इसको आप ऐड कीजिए। तो यहाँ पर 20 यानी 20 प्लस 15 प्लस 35 और जो आपका 30 नंबर जो प्रैक्टिकल है ये टोटल आपका नंबर कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ये है हम लोग का सिलेबस जो एग्जाम में पूछता है। अब देखिए 70 क्वेश्चन के लिए आपको क्या ज़रूरी है। सो 70 क्वेश्चन के लिए यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें आपको ज़रूरी है फॉर्मूला प्लस यूनिट प्लस डायमेंशन। यानी फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन ये अगर आपका क्लियर है तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम में 35 नंबर क्लियर है। 5 नंबर वाला में जो है जनरली पूछता है डेरिवेशन जो आप क्लास में पढ़ेंगे वो डेरिवेशन आपसे पूछता है। और शॉर्ट यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ज़रूरी क्या है, तो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी।
यानी कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ये जरूरी है आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये हो गया हम लोग का सिलेबस। अब आइए, अब हम लोग जो है 12th क्लास का अपना सबसे पहला जो चैप्टर है या जो यूनिट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्लास का सबसे पहला यूनिट यानी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। ये जो यूनिट हम आपको अभी पढ़ाने जा रहे हैं यह एनसीईआरटी बुक में भी पहला यूनिट है। तो जो आपको एनसीईआरटी बुक का जैसे सिलेबस है, एकदम लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये एग्ज़ाम में आपको पूछता है 8 मार्क्स का, यानी इससे एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो चलिए, सबसे पहला यूनिट जो हम लोग का है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपको एग्जाम में कितने नंबर का पूछता है, 8 नंबर का पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इससे ही अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। ये 2 वर्ड मिलकर के आपको बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज, यानी इस इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज यानी आवेश। और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट यानी स्थिर। इसका मतलब क्या होता है, स्थिर। तो देखिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के विषय में पढ़ना है, लेकिन वह चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें चार्ज के विषय में पढ़ना है, जो चार्ज क्या होता है, स्टैटिक होता है, या जो चार्ज रेस्ट में होता है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर इस इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग चार्ज क्यों कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको हम इससे रिलेटेड जो है कुछ कहानी सुनाते हैं, यानी इसका कुछ हिस्ट्री बताते हैं। देखिए, ये बात है करीब आपको 600 BC पहले का, यानी 600 BC पहले जो है एक साइंटिस्ट थे थेल्स। क्या थे, थेल्स। तो थेल्स जो एक्चुअली ये थेल्स साहब जो थे वह ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी पहले के समय में जो है ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, ये सब भाषा ही आपको जो है ज़्यादा चलता था। हम लोग का जो है हिंदी वगैरह या इंग्लिश वगैरह का उतना प्रचलन उस समय नहीं था। तो ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा में जो है अधिकतर आपको साइंस पहले मिलता था। तो देखिए, थेल्स साहब के साथ एक घटना घटा। क्या घटना था वह थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो थेल्स साहब जो है कहीं नाव से जो है सवारी कर रहे थे, तो उस नाव पर कुछ लोग और लोग भी बैठे हुए थे। तो उस नाव पर एक जानवर था और एक कोई पीला वस्तु था। तो नाव से उतरने के क्रम में जो है उस पीले वस्तु का जो है उस जानवर के खाल के साथ क्या हुआ, घर्षण हुआ, और वह पीला वस्तु जो है उस जानवर के खाल के साथ क्या हुआ, चिपक गया, यानी उस पर अट्रैक्ट हुआ। तो जब थेल्स साहब से लोग पूछे कि बताइए इसके पीछे क्या कारण है, यानी ऐसा घटना क्यों हो रहा है, तो थेल्स साहब ने उसका नाम बताया कि ये जो घटना हो रहा है वह इलेक्ट्रो की वजह से हो रहा है। यानी ये घटना किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रो की वजह से हो रहा है। और चूंकि जो वस्तु जो था, पीले रंग का जो वस्तु था, उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रो था, तो थेल्स साहब ने इस घटना का क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि यह इलेक्ट्रो की वजह से हुआ है। और यही सेम घटना जो है 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट के साथ घटा। डॉक्टर गिलबर्ट कौन थे, तो ये जो डॉक्टर गिलबर्ट थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और महारानी एलिजाबेथ के फैमिली डॉक्टर थे। तो उनके साथ भी जब यही सेम घटना हुआ तो इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि यह किसके वजह से हो रहा है, चार्ज के वजह से हो रहा है। यानी डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने सेम इसी घटना का जो है एक्सप्लेनेशन दिया कि यह चार्ज की वजह से यह घटना घट रहा है, और थेल्स साहब ने इसके बारे में बताया कि यह इलेक्ट्रो की वजह से घट रहा है। तो
चूंकि ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है। और ये चार्ज कौन सा वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड है। तो चूंकि हम लोग जो है इंग्लिश वर्ड को जो है यूज करते थे, इसलिए हमने जो है इलेक्ट्रो का मतलब क्या कहना शुरू कर दिया, चार्ज कहना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, ये आपको समझ में आ गया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, ये समझ में आ गया। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन वह चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा लिख देते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसको कहते हैं, यानी स्थिर वैद्युत हम किसे कहेंगे, इस पर हम लोग जो है अब चर्चा करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges which are in rest, यानी जो क्या हो, रेस्ट में हो। यानी स्थिर वैद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम आवेश के विषय में अध्ययन करते हैं जो विराम में हो। यानी वैसे आवेश के विषय में हम अध्ययन करते हैं जो क्या हो, रेस्ट में हो। अब चलिए इसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट बात को देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने जो है 2-3 क्वेश्चन रखते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने में आपको सहूलियत भी होगा और ये आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, जिससे आप इसको जो है और बेहतर तरीक़ा से जो है समझ सकते हैं। या ये क्वेश्चन जो अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इससे आप लोग जो है इसके इम्पॉर्टेंस को समझ पाइएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको जो है कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है कॉन्सेप्चुअली पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपके सामने जो है यहाँ पर एक सबसे पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, क्या प्रोटॉन में अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्या प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि क्या पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच, क्या पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। देखिए चूंकि ये आपको क्वेश्चन जो है
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको सिर्फ इसको एक ही मीडियम में लिखे हैं। अब आइए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो सकता है। तो देखिए, अभी तक हम लोग को जो है सिखाया गया है या बताया गया है 8, 9, 10th क्लास तक, कुछ लोग जानते भी होंगे कि प्रोटॉन के पास कैसा नेचर होता है, पॉजिटिव नेचर। तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव नेचर और दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव नेचर का है। तो प्लस और प्लस में जब भी होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से वह क्या जाएगा, दूर जाएगा, ऐसा हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो सकता है। तो हमने क्या सीखा है कि नहीं, प्रोटॉन तो एक दूसरे को दूर भेजता है, तो इसमें आकर्षण कहाँ हो सकता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, नो। लेकिन हम आपको इसका आंसर देते हैं कि यस, हो सकता है, यानी प्रोटॉन भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसका आंसर हम आपको देंगे नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्या पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसका हम आपको आंसर देंगे नो, नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये तीनों क्वेश्चन जो है हमको एक जैसा लग रहा है, यानी प्रोटॉन का बात इसमें भी कर रहा है, प्रोटॉन का बात इसमें भी कर रहा है, पॉजिटिव बॉडी का बात इसमें भी कर रहा है। तो चूंकि हम एक ही कंसेप्ट सीखे हैं कि प्रोटॉन में रिपल्सन होता है, तो इस वजह से हम इसका जवाब जो है नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा जो है गौर से, ध्यान से समझें, तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सा आपको जो है कंसेप्ट छिपा हुआ है। इसको समझने के लिए कि आखिर इसका जवाब हमने यस दिया, इसका नो दिया और फिर इसका नो दिया, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कुछ फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में, यानी कुछ नेचुरल फोर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, जो आपको 11th क्लास के पहले चैप्टर में आपको बताया गया है। तो ये है नेचुरल फोर्स यानी प्राकृतिक बल। क्या है, नेचुरल फोर्स यानी प्राकृतिक बल। तो सबसे पहला जो नेचुरल फोर्स होता है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके किसके बीच में लगता है। तो ये जो है, ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है मास और मास के बीच। किसके किसके बीच में लगता है, मास और मास के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हो जिसका मास हो m1, एक दूसरा वस्तु हो जिसका मास हो m2 और इसके बीच का दूरी r हो, तो m1 वस्तु किसको खींचेगा, m2 को, और m2 किसको खींचेगा, m1 को। यानी हम लोग ये भी समझे हुए कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में ये बल लगता है और दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं F बराबर G m1 m2 बाई r²। तो हम यहाँ क्या देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में लगता है, मास और मास के बीच में लगता है, यानी द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच में ये फोर्स लगता है। और ये फोर्स जब भी लगेगा तो किस नेचर का होता है, तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी ये जब भी करता है तो क्या करता है, आकर्षण करता है, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचता है। और ये फोर्स बाय नेचर लगता है, इसको हम लोग नहीं लगाते हैं, ये नेचुरल फोर्स है। दूसरा नंबर जो फोर्स है आपका, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। अब देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो टाइप है, जिसमें एक है सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। और दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। अब देखिए, जैसा कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में सीखे हैं कि यह किसके किसके बीच में लगता है, तो मास और मास के बीच में लगता है, यानी दो वस्तुओं के बीच में लगता है जिसके पास मास हो। यह किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच में लगता है, तो यह चार्ज और चार्ज के बीच लगता है। यानी चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन शर्त ये है कि ये चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, यानी विराम में होना चाहिए। तो अगर दो चार्ज अगर रेस्ट में है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स भी आपको चार्ज और चार्ज के बीच में ही लगता है,
ये भी जो है चार्ज और चार्ज के बीच में लगता है, लेकिन यह चार्ज क्या होना चाहिए, तो यहाँ ये चार्ज होना चाहिए मोशन में, यानी ये चार्ज होना चाहिए गति में। मतलब हम क्या सीखे, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और चार्ज यदि मोशन में है तो उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी यहाँ चार्ज का मतलब क्या है, तो हम चार्ज के मतलब को, चार्ज के डिफिनीशन को तो हम आगे समझेंगे ही, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए चार्ज के बीच में लगता है, जब चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है जब चार्ज चल रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यानी आकर्षण और विकर्षण दोनों करता है। ये भी जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, यानी इसके पास भी दोनों नेचर होता है, अट्रैक्शन भी करता है रिपल्सन भी करता है। ये भी क्या करता है, अट्रैक्शन भी करता है रिपल्सन भी करता है। अट्रैक्शन कब होगा, तो सेम चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, और रिपल्सन कब होगा, तो अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी सेम चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट चार्ज रहेंगे तो रिपल्सन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, तो रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों सेम है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा क्योंकि सेम नेचर का है। तो और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट नेचर का है। तो यहाँ से हम लोग दो फंडामेंटल फोर्स को समझे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अपने तीसरे फोर्स को समझते हैं। जो तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब प्रबल नाभिकीय बल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये किसके बीच में लगता है, तो ये लगता है सबसे पहले कहाँ लगता है, तो ये लगता है इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी नाभिक के अंदर, ये नाभिक के अंदर लगता है। और किसके किसके बीच में लगता है, तो ये लगता है आपको प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन के बीच में। और ये भी क्या होता है, अट्रैक्टिव, यानी ये भी क्या करता है, आकर्षण करता है। ये भी क्या करता है, आकर्षण करता है। तो नाभिक के अंदर चूंकि हमको पता है कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो बहुत सा प्रोटॉन और बहुत सा न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है, चूंकि सेम नेचर का है। लेकिन उसको जो बांध के रखता है, उसको जो आकर्षित करके रखता है, उस फोर्स का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये मजबूत होता है, इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो विकर्षण बल लगता है उससे ज़्यादा मजबूत होता है कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और हम लोग का जो चौथा फोर्स है उसका नाम है वीक। चौथे फोर्स का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो देखिए ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये कहाँ लगता है, तो ये भी न्यूक्लियस के अंदर लगता है, लेकिन किसके बीच में लगता है, तो बीटा पार्टिकल्स के बीच में लगता है, यानी बीटा कणों के बीच में लगता है। और ये बात हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में और डिटेल पढ़ेंगे। और ये बीटा कणों के बीच में लगता है, और ये किस नेचर का होता है, तो ये भी अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी ये भी क्या होता है, आकर्षण करता है। तो देखिए हम लोग जो है अभी तक 4 फंडामेंटल फोर्स को पढ़े, जिसमें ग्रेविटेशनल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 2 पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, मैग्नेटिक में भी अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। यानी सेम नेचर का चार्ज होगा तो सेम नेचर का चार्ज होगा, ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है, हाँ सेम नेचर का चार्ज होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये अट्रैक्टिव कब होगा, तो अपोजिट नेचर का चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्टिव होता है, और सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, रिपल्सिव होता है। यानी अगर अलग अलग नेचर है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन होगा, और सेम नेचर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है।
और यहाँ जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसमें भी क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, तो इसमें बीटा पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर अट्रैक्टिव नेचर का है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से समझेंगे तो इसमें किस अट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है ये आपको क्लियर नहीं है, लेकिन क्या इस प्रोटॉन के पास मास होता है कि नहीं। इसका मास होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg, और इस प्रोटॉन का भी मास होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 गुने 10 के पावर -27 kg। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन के पास मास होता है तो मास के और मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, क्योंकि इसमें किस अट्रैक्शन का बात कर रहा है वो क्लियर नहीं है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हम एक नंबर में कह सकते हैं कि इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है, इसलिए हमने यस लिखा है। अच्छा देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक और अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये भी कहाँ लगता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी हो सकता है, कहाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। और तीसरा नंबर जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो ये आपको नहीं हो सकता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हम लोग क्या जानते थे कि प्रोटॉन प्रोटॉन को सिर्फ रिपेल करेगा, धक्का देगा, लेकिन यहां से आपको क्या कंसेप्ट मिला कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पूछा तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक और अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन पूछा तो। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पूछता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के पास मास है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है जिस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग के उसको अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं हो सकता है। यानी यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में दो गो आकर्षण और एक ही विकर्षण होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर क्लियर हमसे पूछे तो कौन कौन सा अट्रैक्शन होगा, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये नाम आपको क्लियर कर दिया है कि कौन सा अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वह चार्ज और चार्ज के बीच में लगता है, और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन जब सेम नेचर हो तो रिपल्सिव होता है। यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों का नेचर सेम है, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, धक्का देगा, और यानी इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन कौन सा रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। क्योंकि दोनों किस नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, इसलिए आपको यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन संभव नहीं है। क्या पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है, तो कहता है नहीं। मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक कोई बॉडी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल ही करेगा। तो पॉजिटिव बॉडी और पॉजिटिव बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमसे पूछता, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां से हटा देता और सिर्फ अट्रैक्शन पूछता, तो चूंकि ये बॉडी के पास भी मास होगा और इस बॉडी के पास भी मास होगा, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी हम अगर आपसे कहें कि यहां पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है, तो जवाब हम देंगे हाँ हो सकता है। अगर हम आप पूछें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो सकता है,
तो जवाब देंगे कि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, और यहाँ बात कर रहा है दो बॉडी का, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है, तो हम जवाब देंगे नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। तो ये था हम लोग का आज का क्लास, आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल से जो है चार्ज के विषय में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, उसके परिभाषा को जानेंगे। और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में कितना आपको जो है बारीकी जो है कंसेप्ट डाला गया है, इसमें कौन सा अट्रैक्शन है यही क्लियर नहीं था। इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्लियर कर दिया था, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्लियर कर दिया था। तो क्वेश्चन को उसके कंसेप्ट के हिसाब से समझ के हम लोग को क्या करना होगा, जवाब देना होगा। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे। इसको एक कॉपी बना के आप लोग नोट करते चलिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है चार्ज के विषय में पढ़ाई करेंगे, चार्ज के विषय में बात करेंगे।